दुर्गा का बदला अभी रुका नहीं है। इस पार्ट में दुर्गा का एक और बदला सामने आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है दुर्गा का बदला और इस कहानी के 4 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 5वां पार्ट है। दोस्तों, कहानी में दुर्गा के जो भी क्रियाकलाप हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को शुरू करते हैं। अच्छी होने की संभावना ज़्यादा है इंस्पेक्टर। बहुत बेदर्दी से इसकी जीभ को काट कर अलग कर दिया गया है। ओह! दरोगा शास्त्री सिहर गए और उनकी आंखें बंद हो गई। आपके नाम एक चिट्ठी है दरोगा जी। अब तो इनका चौंकना लाजमी था। क्या? चिट्ठी का नाम सुनकर दरोगा समझ गए कि ये दुर्गा का ही काम हो सकता है। पर इसे क्यों? दरोगा ने चिट्ठी हाथ में ली और उसे खोलकर पढ़ने लगी। शायद आप अचंभित होंगे कि मैंने इसको अपना शिकार क्यों बनाया, पर आपको मैं बता दूं, मेरी तबाही में इसका भी बहुत बड़ा हाथ था। ये भी बद्री को चाहती थी। बद्री को उकसाने में इसका भी हाथ था। नशे की डोज तो यही इंजेक्ट करती थी मेरे बदन में। हर रात ये दोनों साथ में होते थे। मुझे बस इसकी आवाज़ सुनाई देती थी। बद्री चुप रहता था, इसलिए मैंने इसे हमेशा के लिए सिर्फ गूंगा बनाया है, ताकि जिंदगी भर बोल ना पाए और बद्री के लिए तड़पे पूरी जिंदगी। मेरी क्रूरता पर आपको गुस्सा आ रहा होगा। गुस्सा कर लीजिए, करना लाजमी भी है। पर ये अभी शुरुआत है दरोगा जी। मुझे कोई ये ना कहे कि मैं सिर्फ लड़कों को निशाना बना रही हूँ, इसलिए बराबर का कर दिया है अभी। अगली बारी किसी की भी हो सकती है। संभाल कर रखिएगा मेरे दुश्मनों को। अगली चिट्ठी जल्दी ही। दुर्गा। मतलब अगला शिकार कौन? जज लालवानी या कोई और? आखिर कौन? शास्त्री जी को दुर्गा से जो ऑडियो मिला था बद्री का, वहां की लोकेशन का पता करवाया और पुलिस टीम के साथ चप्पा चप्पा खोज लिया, पर दुर्गा का कुछ पता ही नहीं चला। कॉल रिकॉर्ड्स भी चेक करवाए, पर उस नंबर पर उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। दुर्गा को पकड़ना अब टेढ़ी खीर जैसा लग रहा था, पर उससे पहले उसे जज लालवानी को प्रोटेक्ट करना था। जज लालवानी तो थाने में ही थे, तो उन तक पहुंच पाना आसान नहीं है। रोकी भी थाने में ही है। फिर कौन बचा? दुर्गा। अब बस करो, हो गया बदला पूरा। राजीव ने दुर्गा को समझाया, हंसते हुए। कैसे भाई, कैसे? कहाँ हुआ बदला पूरा? अब ये कारवां रुकने वाला नहीं। अभी तो पवन बिहारी, जज लालवानी और रोकी जैसे तमाम उन लोगों को सजा देनी है जो आए दिन लोगों के लिए नासूर बने बैठे हैं। नहीं दुर्गा, अब बस। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी आगे की जिंदगी बर्बाद हो। अब बस। पवन विहारी को मैं अपने तरीके से देख लूंगा। तुम खुद को पुलिस के हवाले करो और ये सब बंद करो। नहीं भाई, मैं वादा करती हूँ अब किसी को जान से नहीं मारूंगी, लेकिन मेरा अब यही रूप होगा, लोगों की मदद करना और महिलाओं को सुरक्षित रखना। दुर्गा सही बोल रही है राजीव भैया। राशि बोली, आखिर किसी को तो ये कदम उठाना ही पड़ेगा नारी सुरक्षा के लिए। गुनाह तो गुनाह होता है राशि। आज जिस बदले के लिए हम पीछे भाग रहे हैं वो एक गुनाह ही है। लोग तुम्हें हीरो कहेंगे, पर अंत तो एक अपराधी जैसा ही होगा। बद्री को सजा देनी थी, दे दी। उस लड़की को सजा देनी थी, वो भी दे दी। पर अब जज लालवानी और पवन बिहारी को उसके किए की सजा तो कानून ही देगा। नहीं भाई, दुर्गा बोली, मैं अब पीछे हटने वाली नहीं। जज लालवानी को सजा तो मैं ही दूंगी, चाहे जैसे भी हो। असली गुनहगार तो वही है। राजीव शांत रहा। उसके मन में कुछ चलने लगा। आखिर वो दुर्गा के लिए अच्छा सोचता था। दरोगा शास्त्री के पास किसी का फोन आया था। इस वजह से वो फटाफट अपनी गाड़ी लेकर अकेले निकल पड़े। जब वापस आए तो उनके हाथ लगा था वो बंदा जिसने धरने में बस और बाइक में आग लगाई थी, जिसकी वजह से 2 लोग घायल हुए थे। शास्त्री बहुत गुस्से में था। उसने अभी तक केस को सोल्व नहीं किया था, बल्कि कुछ न कुछ उलझ ही रहा था। थाने में लाकर उसकी खूब धुनाई की तो उसने पवन बिहारी का नाम लिया। शास्त्री तो यही सुनना चाहता था। फिर क्या था, अपनी टीम लेकर पहुंच गया पवन बिहारी के कार्यालय। जब उसने बताया कि वो उसे गिरफ्तार करने आया है, तो पवन पहले घुर्राया, लेकिन मौके का फायदा उठाकर उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। उसने प्रशांत को इशारा किया और प्रशांत हुड़दंग करने लगा। पवन बिहारी जिंदाबाद। प्रशांत की आवाज़ सुनकर बाकी के लोग भी पवन के समर्थन में नारे लगाने लगे। जाने दो मुझे, पवन भीड़ को संबोधित करते हुए बोला। पुलिस को अपना काम करने दो। अगर मैंने कुछ भी नहीं किया है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। दरोगा शास्त्री हंसने लगा। क्या पवन,
नौटंकी गई नहीं आपकी? आसानी से चलिए, दुर्गा का अगला शिकार आप ही हैं। क्या मतलब? मुझसे ज़्यादा उसका मतलब आपको पता होगा, दरोगा जीप में बैठते हुए बोला। चलो, अब आप भी अपनी मदद करते हुए बैठ जाओ। हम आपके लिए ही आए हैं। दुर्गा अपने दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ के मारेगी, ऐसी कसम खाई है उसने। अब आप मेरी हिरासत में ही सुरक्षित हैं। पवन जीप में बैठ गया और प्रशांत को इशारे से मना किया कि वो कुछ ना करे, और दरोगा ने पवन को अपनी कस्टडी में रखा और अपने केबिन में आकर बैठे ही थे कि दरोगा साहब, मैं पिंकी। सामने पिंकी को देखकर दरोगा शास्त्री बोले, आओ पिंकी। साहब, कुछ पता चला दुर्गा का? नहीं पिंकी, पर बद्री के बारे में तो तुमने सुना ही होगा। जी, सुना तो था। मुझे जज लालवानी से मिलना था। आप क्या 2 मिनट की मुलाकात करवा सकते हैं? क्यों नहीं? दरोगा ने हवलदार को आवाज़ लगाई। पर रुको, अब क्या करोगी मिलकर? उन्होंने सब कुछ कबूल कर लिया है। दरोगा साहब, मैं भी तो देखूं उस इंसान को जिसकी वजह से मेरी बहन की जिंदगी मिट गई। दरोगा ने हामी भर दी। पिंकी के लिए जज लालवानी का लॉकअप खोल दिया गया। जज साहब, मैं सीमा की बहन हूँ। जज साहब कुछ नहीं बोले, बस उसे देखते रहे। माफ़ करना बेटी, मैंने किसी के साथ अच्छा नहीं किया। फिर पिंकी इधर उधर देखकर धीरे से उसके कान में कुछ कहा। जज साहब के चेहरे पर हवैयाँ उड़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे एक शेरनी के सामने छोटा सा मेमना बैठा हो। ठीक है, मैं चलती हूँ। और पिंकी वहां से निकल गई। बाहर दरोगा जी से मिली और बाहर निकल गई। दरोगा तुरंत लालवानी के लॉकअप में गया और उसने पूछा, ये पिंकी ने आपसे क्या पूछा जज साहब? कुछ भी नहीं, बस ये एहसास दिलाने आई थी कि मैंने उसकी बहन के साथ अच्छा नहीं किया, पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। जज साहब भावुक हो गए। इसके अलावा कुछ और बोला क्या? नहीं। आप अगर झूठ बोलोगे तो इसमें आप ही का नुकसान होगा। हमें आप बता सकते हो। ऐसी कोई ही बात नहीं दरोगा साहब। जज लालवानी मायूस थे। शास्त्री को लगा जैसे वो कुछ छुपा रहे थे। अब बारी थी पवन बिहारी से पूछताछ करने की। दरोगा के चेहरे पर बहुत थकान थी। उन्हें नींद की जरूरत थी। फिर उन्होंने थाने को सब इंस्पेक्टर के हवाले किया और अपने घर चले गए। ट्रिन 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 फोन की घंटी बजी और दरोगा शास्त्री की पत्नी ने उन्हें नींद से उठाया। दरोगा हड़बड़ाकर उठा। उठिए, कब से फ़ोन बज रहा है? हेलो साहब, मैं बोल रहा हूँ। सब इंस्पेक्टर का फ़ोन था। बोलो, क्या हो गया? साहब, जज लालवानी को दिल के दौरे पड़े हैं। इमरजेंसी है। क्या हुआ अचानक से उन्हें? साहब पता नहीं। हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा? जी सर। ठीक है, उन्हें उन्हीं के हॉस्पिटल में ले जाओ। मैं वहीं आता हूँ। जी सर, बिल्कुल। और याद रखना, उनके साथ हमेशा 2 कांस्टेबल होने चाहिए। ये एक नया ट्विस्ट हो गया। दरोगा जी अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए बोला। चाय बना देती हूँ आपके लिए। हाँ ठीक है, जल्दी करना थोड़ा। जज साहब को तुरंत हॉस्पिटल में दाखिल किया गया। उनको सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी। अचानक जज साहब उठे और डॉक्टर से बोले, जब तक मैं ना कहूँ किसी को भी अंदर मत आने देना। किसी को मतलब किसी को भी नहीं, चाहे वो पुलिस ही क्यों ना हो। हॉस्पिटल के जिस कमरे में उन्हें रखा गया था, उस कमरे में एक और दरवाज़ा था, जिसमें से होकर वो बाहर निकल गए। जज लालवानी तुरंत पीछे के रास्ते से बाहर निकले और वहां पहले से खड़ी एक गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी उनकी जानी पहचानी जगह पर लेकर जाकर खड़ी कर दी। एक आदमी बोला, नीचे उतरो और सीधा अंदर जाओ। वो भागते हुए अपने फार्म हाउस के अंदर गए। वहां पर उन्होंने वहां अपने पोते को देखा तो जान में जान आई। वो तुरंत अपने पोते को गले लगा लिए। क्या चाहिए तुम लोगों को? कौन हो तुम लोग? दुर्गा। नाम तो अच्छे से याद होगा। चेहरा देखना चाहोगे जज साहब? दुर्गा ने जज से बोला, नहीं, मुझे माफ़ कर दो दुर्गा। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम्हारी शर्मिंदगी से मेरी लुटी हुई आबरू और तुम्हारे बेटे की मौत तो वापस नहीं आएगी ना जज साहब। मैंने अपने बेटे के लिए ये कदम उठाया। मैं बहुत लज्जित महसूस कर रहा हूँ। मुझे सजा दो दुर्गा, पर मेरे पोते को छोड़ दो। दुर्गा हाँ हाँ करके हंसने लगी। क्यों? जब खुद पर बात आई तो गिड़गिड़ा रहे हो। मैं भी रोई थी, गिड़गिड़ाई थी। तुमने एक नहीं कईयों की जिंदगी खराब की है जज साहब। तुमने अपने बेटे को
उस लायक बनाया था कि वो बहसी हो गया। तुमने उसे मानसिक रूप से बीमार किया था। उसे तो सीमा पसंद थी, शायद वो ठीक भी हो जाता। नहीं दुर्गा, वो ठीक नहीं हो रहा था। उसे बस एक ऐसी लड़की चाहिए थी जिसे वो सीमा समझकर प्यार कर सके। मेरी जिंदगी की वही सबसे बड़ी गलती थी। मुझे माफ़ कर दो या फिर मुझे सजा दो, पर मेरे पोते को छोड़ दो। दुर्गा, पिंकी और राशि तीनों के मुंह पर काला कपड़ा बंधा हुआ था। तीनों का लिबास भी पूरी तरह से काला था। तीनों अपनी आंखों पर काले चश्मे लगा रखे थे। पिंकी के पास जज का पोता था, जिसे पिंकी चाकू की नोक पर अपने पास बिठा रखा था। उसने चाकू की नोक को उस बच्चे के गले पर हल्का सा लगाया तो वो चीख निकल गई बच्चे की, और जज भी कांप से गया। नहीं दुर्गा, मेरे किए की सजा मेरे पोते को नहीं। तुम्हारा गुनहगार मैं हूँ। तुम्हें जो मन में आए मेरे साथ करो। दुर्गा के चेहरे पर मुस्कान थिरक गई। उसने पिंकी को रोका। पिंकी ने चाकू बच्चे के गले से हटाया और खिलखिलाकर हंस पड़ी। जज, हम इतने भी निर्दयी नहीं हैं। हम तुम्हें जान से नहीं मारेंगे, पर सजा ऐसी दूंगी कि तेरी 7 पीढ़ियां और इस शहर के लोग आगे से किसी भी लड़की को अगवा करने से पहले 10 बार सोचेंगे। फिर दुर्गा ने आवाज लगाई और बाहर से एक लड़का आया, जो जज के पोते को लेकर बाहर चला गया। चल बेटा, तुझे चॉकलेट खिलाता हूँ। और जाते जाते दरवाजा बंद कर दिया। इसे कहाँ ले जा रहे हो? जज सहम सा गया। उसे कुछ नहीं होगा जज, वो तुम्हारी दुर्दशा देखकर भयभीत ना हो जाए, इसलिए उसे बाहर भेजा है। राशि, दुर्गा ने आवाज लगाई। राशि जज के पास गई। उसने जज को हाथ में एक सेविंग रेजर दिया। जज, जरा सी भी चालाकी मत करना। आत्महत्या करने की भी कोशिश मत करना, नहीं तो हम बच्चे को मार देंगे। फिर राशि ने जज को कान में कुछ कहा। जज सहम सा गया, पर मरता क्या न करता। तुम्हारे पास बस 10 मिनट का समय है, हम बाहर हैं। 10 मिनट बाद दुर्गा अंदर गई तो जज का पूरा शरीर छिला हुआ था, किसी उबले अंडे की तरह। बस सफ़ेद की जगह लाल लाल खून टपक रहा था। उसके शरीर पर एक भी बाल नहीं थे। उसने अपनी आंखों के बालों से लेकर शरीर के सभी बालों को छील रखा था। घनी घनी मूछों वाला जज अपनी जिंदगी में पहली बार बिना मूछों का हुआ था। फ्रेंच बियर्ड रखने वाला जज पहली बार बिना बियर्ड के था। अपने सफ़ेद बालों को छुपाने वाले जज के सिर से सभी बाल गायब थे। खून की बूंदों से पूरा शरीर लाल लाल हो गया था। जज की आंखों से आंसू नहीं, खून टपक रहा था। फिर दुर्गा ने राशि को इशारा किया। राशि ने एक काले मार्कर से जज की छाती पर लिखा, दुर्गा। और पिंकी ने 2-3 अच्छे अच्छे फोटो लिए। माफ़ करना जज, दुर्गा बोली। ये सज़ा सिर्फ इसलिए कि तुम्हें अफसोस हो कि तुमने सच में गलत किया था। याद रखना, पश्चाताप में अगर मरने वरने की कोशिश की तो हम कभी भी तुम्हारे पोते को मार सकते हैं। मरना नहीं है तुम्हें, जीना है। और इस दुनिया को बताना है कि गलती सिर्फ गलती नहीं होती, वो किसी की ज़िंदगी खराब करती है। अब यहाँ से सीधा हॉस्पिटल जाओ या पुलिस थाने। ये चिट्ठी दरोगा शास्त्री को दे देना। तीनों वहाँ से फरार हो चुकी थी। फार्म हाउस पर पहुँचते ही सब इंस्पेक्टर ने इधर उधर ढूंढा, पर उसे कुछ भी नहीं मिला। अचानक उसे एक खुला कमरा दिखाई दिया, जिसमें अंधेरा था। वो अंदर घुसा और दीवार पर लगे स्विच को ऑन किया तो कमरे में जज को अचेत देखकर सब इंस्पेक्टर के होश उड़ गए। कमरे में खून ही खून था। जज के कपड़े बिखरे हुए थे। जज के बदन पर सिर्फ एक शॉर्ट्स था, जो जज के अंत अंगों को छुपाए हुए था। बाकी का पूरा शरीर लाल लाल खून से सना हुआ था। जज की सांसें चल रही थी। पुलिस वालों ने तुरंत उसे उठवाकर हॉस्पिटल ले जाने के लिए उन्हें गाड़ी में डाला और फटाफट गाड़ी आगे बढ़ाई। सब इंस्पेक्टर ने तुरंत उसकी जानकारी दरोगा शास्त्री को दी। दरोगा शास्त्री उस समय जज के घर पे उनकी पत्नी और दूसरे बेटों से जज लालवानी के हॉस्पिटल से गायब होने के बारे में बात कर रहे थे। सभी लोग हैरान थे। जज साहब इस तरह की हरकत कभी नहीं करते थे। बद्री के जाने के बाद वो उदास थे, और उसके बाद तो वो आपकी ही कस्टडी में थे। मेरे पापा ने गुनाह किया है दरोगा साहब, मुझे पता है, पर अंततः वो हैं तो मेरे अपने। दरोगा शास्त्री ने उनके बेटे को बताया कि वो मिल गए हैं, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है। पापा को कभी इस तरह के दौरे नहीं पड़ते थे, और अचानक से गायब भी हो गए। क्या हो रहा है ये सब? उनका बेटा बोला। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आप परेशान मत हो, चलो हॉस्पिटल चलो। तभी उनका पोता भी एक ऑटो से उतरा।
बेटे को देखकर जज की बहू ने उसे गले से लगा लिया। कहाँ था तू? कहाँ था मतलब? दरोगा शास्त्री चौंकते हुए बोला। जज की बहू छेप सी गई। बताओगे आखिर मामला क्या है? दरोगा शास्त्री ने पूछा। दरोगा साहब, इसको 3 घंटे पहले किसी ने गार्डन से अगवा कर लिया था और धमकी वाले फ़ोन आए कि आपका बच्चा 3 घंटे में वापस आ जाएगा। अगर किसी को भी बताया तो इसकी जान से हाथ धोना पड़ेगा। फिर आपने उसकी बात मानकर किसी को भी नहीं बताया? पुलिस को भी नहीं? हम डर गए थे दरोगा साहब। वाह, क्या चाल चल रही है दुर्गा। दरोगा मन ही मन सोचा। उसको सारा माजरा समझ में आ गया। वो समझ गया कि ये दुर्गा का ही किया धरा है। आप सभी हॉस्पिटल चलिए, दरोगा शास्त्री बोला। उनकी हालत ठीक नहीं है। दरोगा के मन में बहुत सारे सवाल कौंधने लगे। हॉस्पिटल में जज को देखने वाला हर एक इंसान कांप सा गया। एक बार दरोगा शास्त्री की भी रूह कांप गई। ये कौन सी सजा थी? जज का शरीर ब्लेड से छीला गया था। जज होश में नहीं थे। उनके शरीर जहाँ जहाँ ज़्यादा छिला हुआ था पट्टी बांधी जा रही थी और मलहम लगाए जा रहे थे। उन्हें इंजेक्शन भी दिया गया। दूसरे डॉक्टर ने बताया कि अभी उन्हें 3 घंटे तक होश नहीं आएगा, पर वो अब ठीक हैं। दूसरे डॉक्टरों ने दरोगा शास्त्री से पूछा कि आखिर मामला क्या है। शास्त्री उन लोगों को क्या बताती जब खुद जज लालवानी ही उसके जाल में फंस गया। जैसे ही उन्हें होश आए, हमें फौरन इत्तला करना। जी सर, डॉक्टर बोला। और दरोगा शास्त्री हॉस्पिटल से बाहर आ गए। अगली सुबह शहर की दीवारों पर लोगों को 2 प्रकार के पोस्टर चिपके हुए दिखाई दिए। एक पोस्टर में जज सरबजीत की तस्वीर थी। उसकी छाती पर दुर्गा लिखा था। जज साहब खून से सने हुए थे। और दूसरी पोस्टर दुर्गा की थी, जिस पर उसे पकड़ने वाले या उसका पता बताने वाले को इनाम था। शहर के लोगों को जज के पोस्टर से ज़्यादा उत्सुकता थी। दुर्गा ने जो किया था वो कानूनी तौर पर बुरा था, गुनाह था, पर लोगों को वही पसंद था। अब शहर या गांव की लड़कियां, महिलाएं खुद को कमज़ोर नहीं समझती थी। उन्हें एक सहारा था कि दुर्गा तो है ना। हर एक गलत इंसान किसी भी लड़की पर अपनी गंदी नज़र करने से पहले दुर्गा के नाम को अगर सोच भी लेता था तो वो सिहर जाता था। एक अलग सा भय था उस जिले के बदमाश टाइप के लोगों में, जहां दुर्गा को मानने वाले लोगों की संख्या में इजाफा हो रहा था। अगर दुर्गा के दुश्मन भी बनने शुरू हो गए थे। दुर्गा को और हिम्मत मिली। उसने सोच लिया था कि वह पीछे नहीं हटेगी, चाहे कुछ भी हो। पर वो किसी को भी जान से नहीं मारेगी। गुनहगारों के लिए एक सजा होगी उसके गुनाहों के हिसाब से, पर किसी को जान से नहीं मारेगी। दुर्गा दीदी से मिलना है। एक 19 साल की लड़की चौराहे पर बने लकड़ी के पान के खोखे पर जाकर पान वाले से पूछती है, कौन दुर्गा? मुझे पता है कि तुम्हें पता है, वो सांवले रंग की लड़की बोली। उसके होठ पपड़ी जैसे फटे थे। हैरान थी, परेशान थी। मैं किसी दुर्गा को नहीं जानता, पान वाले ने जवाब दिया। अगर तुम पोस्टर वाली लड़की की बात कर रही हो तो उसे तो पुलिस भी खोज रही है। उन्हीं से जाकर मिलो। देखो भाई, लड़की के चेहरे पर परेशानी के भाव थे। मुझे पता है कि तुम्हें दुर्गा दीदी का पता मालूम है। मैं सच में बहुत परेशान हूँ, मुझे मिलवा दो। पान वाला उसको परख रहा था और जब परख लिया तो बोला, क्या काम है? मैं उन्हीं को बताऊंगी। ठीक है, ये तालाब देख रही हो? इसके किनारे किनारे होते हुए ठीक उस पार जाओ। उधर पान वाला इशारे से उसने बताया। वो जो पेड़ दिख रहा है, ठीक उसके सामने तालाब के किनारे पत्थर का एक खंबा होगा। उस खंबे में एक नायलॉन का धागा बंधा होगा। उसे खींचना। जब तक खींचना जब तक उसका अंत ना हो जाए। बाकी की बातें तुम्हें वहीं पर मिल जाएंगी। लड़की हाँ बोलकर तुरंत उस तरफ भागी। पान वाले ने तुरंत किसी को फ़ोन किया और चुपके से लड़की को देखने लगा। लड़की कुछ देर में उस तरफ थी। उसने धागा खींचना शुरू किया। लगभग 3 मिनट तक लगातार खींचती रही। अंत में उसे धागे में बंधा एक पोटली मिली। उसने उत्सुकता से उस पोटली को खोला, पर उसे उसमें कुछ भी नहीं मिला। वो हैरान होकर वहीं बैठ गई। उसने सोचा, पान वाले ने उसे मूर्ख बनाया है। तभी पीछे से किसी ने उसको आवाज़ लगाई, पीछे मत देखना, वैसे ही खड़ी हो जाओ। दुर्गा दीदी से मिलना है? जी हाँ, वो रोते हुए बोली। ये लो, अपनी आंखें इस कपड़े से कस कर बांध लो। लड़की ने अपना हाथ तुरंत पीछे किया और उस कपड़े से अपनी आंखों को बांध लिया। जब उसकी आंखें खुली तो वो एक कमरे में थी। सामने दुर्गा को देखकर रो पड़ी और तुरंत उसके पैरों में गिर गई। दीदी,
कई दिन से ढूंढ रही हूँ आपको। मेरे परिवार को आप ही न्याय दिलवा सकती हो। दुर्गा की जिंदगी का ये पहला केस था जो निजी नहीं था। दुर्गा ने उसे उठाया और बोला, बताओ, बात क्या है? लड़की ने बताना शुरू किया। मेरी दीदी को मार कर उसकी लाश को तालाब में डाल दिया उन कमीनों ने। रोती हुई बोली वो लड़की। मेरी दीदी के ससुराल वालों ने उसे मार डाला और पुलिस को बताया कि उसने आत्महत्या की थी। ये भी आरोप लगाया कि दीदी का किसी के साथ नाजायज संबंध थे। पुलिस ने खोजबीन की पर कुछ खास सबूत सामने नहीं आए। हमारे पास उनके खिलाफ एक भी सबूत नहीं थे। उसके ससुराल वाले हर वक्त कुछ ना कुछ पैसे मांगते रहते थे, जबकि उन्हें हमने पूरा दहेज दिया था। लड़का सरकारी स्कूल में शिक्षक था। मेरी दीदी भी पढ़ी लिखी थी और उन्होंने दहेज की तगड़ी मांग की थी। मेरे पापा ने दिल खोलकर पैसे दिए, पर उनको आदत हो गई थी दीदी को हैरान करते और मारते पीटते। बाद में लड़के वालों का आरोप भारी साबित हुआ और अभी वो बाहर हैं। मुझे पता है दीदी, लड़की रोते हुए बोली, मुझे पता है कि मेरी बहन का किसी के साथ कोई संबंध नहीं था। तबाह कर दिया उस परिवार ने मेरे परिवार को। मेरे पापा दीदी के जाने के बाद टूट गए। दीदी, मुझे बदला लेना है उस लड़के से, उसके बाप से, जिसे पैसे का बहुत घमंड है। दुर्गा की आंखों में अंगारे फूटने लगे। उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता था और अगर कारण कुछ गलत हो तो पारा सातवें आसमान पर होता। उसने उस लड़की को चुप करवाया और उससे वादा किया कि बहुत जल्द तुम्हें मैं न्याय दिलवाऊंगी। दरोगा के हाथ में दुर्गा की तीसरी चिट्ठी थी। उसे पढ़ने का जरा सा भी मन नहीं था। सारा माजरा सामने ही था। फिर भी हिम्मत करके उसने चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, दरोगा साहब, आशा करती हूँ कि आप ठीक होंगे। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं किसी को जान से नहीं मारूंगी, पर खौफ होना जरूरी है, इसलिए जज सरबजीत की ऐसी हालत की। मुझे गुनाह करने में मजा नहीं आता दरोगा जी। मुझे ये भी पता है कि आज नहीं तो कल मेरा अंत होगा, पर दिल को सुकून मिलेगा कि कुछ कर के मर रही हूँ। अंतिम दुश्मन पवन बिहारी को बचा लो दरोगा साहब। मैंने उसके लिए एक सजा मुकर्रर की है। अगली चिट्ठी बहुत जल्द, दुर्गा। चिट्ठी पढ़कर दरोगा शास्त्री अपनी कुर्सी पर बैठे थे कि जगजीवन पार्टी का एक बड़ा नेता सामने आ टपका। साथ में एक काले कोट वाला वकील भी था, जिसके हाथ में कुछ कागजात थे। दरोगा शास्त्री ने नेताजी को बहुत समझाया कि पवन को यहाँ से ना ले जाए, दुर्गा से उसकी जान को खतरा है। पर नेताजी कहाँ सुनने वाले थे। उन्होंने अपनी कही और दरोगा को सुनना पड़ा। देखो जी दरोगा बाबू, हम हैं जगजीवन समाज पार्टी के दमदार नेता। ये दुर्गा से आप भयभीत होते होंगे, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। कल रैली है, उसमें पवन बिहारी का होना बहुत जरूरी है। पर नेताजी, दुर्गा ने धमकी दी है। दरोगा साहब बोले, शहर में हो रहे हालात तो आपको पता ही है। पवन बिहारी तब तक बाहर आ चुके थे। वो नेताजी के पैर छूते हुए दरोगा जी से बोले, दरोगा साहब, इतना ही डर है तो 2-3 हवलदार और बढ़ा दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। इस बार वकील बोला, आखिर ये आपके होने वाला विधायक है भाई। और सभी हंसने लगे। दरोगा को मजबूरी में पवन बिहारी को छोड़ना पड़ा। दरोगा ने 2 हवलदार लगा दिए पवन की सुरक्षा के लिए। पवन मुस्कुराते हुए वहां से निकल गया। बाहर निकलते ही उसे प्रशांत मिला। उसने पवन का पैर छुए और कान में धीरे से बोला, भैया, राजीव शुक्ला का पता चल गया है। कहाँ है वो? उसकी जगह हमेशा बदलती रहती है भैया। बस ये पता चला है कि दुर्गा के साथ में है। कुछ 2-3 और लड़कियां भी हैं उसके साथ। वो कौन कौन है वो जल्दी ही पता लग जाएगा। शाबाश। पवन बिहारी प्रशांत की पीठ ठोकते हुए बोले, अब अगली बार मिलना तो पूरी जानकारी के साथ। अभी फिलहाल कल की रैली की तैयारी करनी है, तो कल के काम पर ध्यान दो। जितना ज़्यादा हो सके लोग चाहिए, कहीं से भी लाओ, कैसे भी लाओ। जी भैया। दरोगा ने जज सरबजीत को होश में आने के बाद बहुत कुछ पूछना चाहा, पर वो कोई जवाब न दे सके। उनके चेहरे पर बहुत मायूसी थी, बहुत उदासी थी। आंखों से झरझर आंसुओं के निकालने के अलावा और कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे। ये एक खौफनाक मंजर थे। शहर में हर तरफ डर हो गया। एक ही केस के ऐसे 3 हादसों ने सभी को तोड़ कर रख दिया था। अखबारों में, समाचार चैनलों पर सब एक ही समाचार होता था, दुर्गा का डर। सभी घरों में शांति। दुर्गा की दास्तान की कहानी भी बताई जा रही थी चैनलों पर, कोई जोड़ जोड़ कर तो कोई तोड़ मरोड़ कर। प्रशासन को हिलाकर रख दिया था दुर्गा ने।
बात अब दरोगा शास्त्री के थाने या जिला पुलिस की नहीं, अब बात प्रदेश स्तर तक पहुंच गई थी। एसपी साहब पर दबाव बना और उन्होंने दरोगा शास्त्री का तबादला कर दिया। और एक और दूसरे पुलिस इंस्पेक्टर प्रभुदयाल दुबे की जोरदार एंट्री हुई वहां। दुर्गा की फाइल को पढ़ते ही उन्होंने जोरदार ठहाका लगाया। वाह शास्त्री जी महाराज, काम तो आपने बहुत किया है पर दिखा नहीं पाए बाबू। साहब हम समझे नहीं, हवलदार गायकोंडे बोला। तुम कौन हो बे और काहे तुम्हें समझाएं? जाओ एक मस्त मलाई वाली चाय और थोड़े समोसे भी लाना। हवलदार मन ही मन बड़बड़ाते हुए चला गया। तो साहब चाय समोसे तोड़ने आए हैं, पाला नहीं पड़ा है ना दुर्गा से। अपना क्या, ही। चाय पीते पीते दयाल दुबे ने दुर्गा की पूरी फाइल पढ़ डाली और मन ही मन मुस्कुराते हुए बोला, दुर्गा, दमन कर रही हो आप राक्षसों का। जय राम जी की। आपसे मिलना तो पड़ेगा ही। बहुत ही मजाकिया किस्म के इंस्पेक्टर हैं प्रभुदयाल दुबे जी, जिन्हें दुबे जी कहलवाना बहुत पसंद है। अपनी पुलिस की गाड़ी निकलवाने को कहा गायकोंडे को और बोला, जरा कहीं सैर करवा लाओ गायकोंडे, थोड़ा सैर सपाटे पे चले। ही। गायकोंडे अपनी हंसी की नकल देखी तो बोला, साहब आप इस तरह क्यों हंस रहे हो? ऐसे तो सिर्फ मैं हंसता हूँ। अच्छा, तुमने अपनी हंसी की रजिस्ट्री करवाई है क्या, जो कोई दूसरा नहीं हंस सकता? नहीं साहब, ऐसा नहीं है। ही। मैं मजाक कर रहा हूँ गायकोंडे। ही। प्रभु पुनः बोला हवलदार से, एक बात बताओ, तुम इतने पतले दुबले हो बांस की तरह, तो तुम्हारा नाम गायकोंडे क्यों है? अरे साहब, बचपन में मैं बहुत भोला था, तो सब लोग मुझे गाय बुलाते थे। भोला होने की वजह से ही मेरा नाम गायकोंडे पड़ा। बढ़िया, प्रभु बोला। कहाँ ले चल रहे हो मुझे? आप बताओ साहब, मुझे यहाँ के बारे में क्या पता। तो साहब दुर्गा मंदिर चलें, बहुत पवित्र मंदिर है, दर्शन हो जाएंगे माता के। नहीं, कहीं और चलो। तो साहब काली मंदिर, दुर्गा मंदिर चले। हवलदार सकपका गया। क्या साहब, आप भी। दोस्तों कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं, जानते हैं एक और पार्ट में कि दुर्गा और क्या क्या तांडव करती है। ये कहानी का पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इस कहानी के एक और पार्ट में, तब तक के लिए शुक्रिया।